फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, बाकायदा पढ़ाई कर रहे होंगे इस कोरोना महामारी के बीच। हम हमारा फिजिक्स कंटिन्यू करते हैं। जनरल साइंस की जो क्लास चल रही थी उसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हमारा टॉपिक, आगे हमारा न्यू चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कार्य, शक्ति और ऊर्जा। किसी भी एग्जाम में ले लो, किसी भी एग्जाम में ले लो, इससे क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट है ये चीज। किसी ना किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। और आखिरी तक बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और स्पेशली जेल प्रहरी के लिए ये चीज हमने लॉन्च की है अभी। जनरली जो हमारे भी जितने भी लेक्चर चल रहे हैं जेल प्रहरी वालों परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाला हूं कार्य। कार्य पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि फोर्स क्या है, बल। मैंने आपको जब बल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने आपको बता चुका था, जिस किसी ने भी नहीं देखा प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसी चीज को हम उससे ही रिलेट करेंगे, मतलब फोर्स से। जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता, मतलब जब किसी वस्तु पर मैं बल लगाता हूं तो उसकी जो स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो ये जो प्रोसेस है, स्थिति में परिवर्तन हुआ तब यह जो प्रक्रिया है वही मेरी क्या कहलाती है, कार्य, मतलब मेरा वर्क कहलाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है, तो यही जो क्रिया है, यही जो प्रोसेस है वही क्या कहलाएगी, मेरी कार्य कहलाने वाली है, ठीक है। कार्य का मेन आता है मात्रा। तो कार्य का मात्रक अपन निकालेंगे, क्योंकि कार्य बराबर होता है मेरे पास वर्क, W बराबर होता है लगाया गया बल, मतलब बल गुणित विस्थापन, मतलब विस्थापित होगी वस्तु तभी तो कार्य करूंगा मैं, मतलब इस विस्थापन का होना जरूरी है। हमेशा याद रखना, कार्य के लिए जो है विस्थापन का होना कंपलसरी है। तो कार्य बराबर हो गया बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो यहीं से अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं, डेफिनेशन तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यह जो क्रिया होगी वही क्या होगी, मेरे पास कार्य होगा। वहीं अगर मैं देखता हूं कि कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है मेरे पास बल की क्या मैंने बताया था आपको, यूनिट न्यूटन। बल की क्या मैंने बताया था आपको, यूनिट न्यूटन, इंटू विस्थापन की क्या थी, सेकेंड मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, ये उसकी क्या यूनिट होती है, एसआई यूनिट। ये कौन सी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, या फिर एसआई यूनिट में आती है जूल, या फिर एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, जूल। जूल जो है भैया इसकी क्या है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट है किसकी, कार्य की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करके लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है कार्य की, वो है अर्ग। क्या है, अर्ग। मैं क्या बता रहा हूं कि कार्य की जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, अर्ग। तो इसीलिए इन दोनों में एक रिलेशन होता है जो कि आपको हमेशा याद रखना है कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है मेरे पास 10⁻⁷ अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू होता है मेरे पास 10⁻⁷ अर्ग। ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में सीधा रिलेशन पूछ लेता है, ठीक है। ये एग्जाम में जो है भैया सीधा रिलेशन पूछ लेता है। तो आपको मैंने वर्क समझाया, ये जनरली एक सरल रेखा में था। वहीं अगर क्या हो रहा है मेरे पास, देखना कि अगर मेरा जो फोर्स है, अगर मेरा फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, मान लीजिए कोई बल, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, तो इसका जो फोर्स है, मतलब कि इसको मैं किसी एंगल से इसको खींच रहा हूं, इसको यहां पर फोर्स लगा के मैं इसको खींच रहा हूं। तो मान लीजिए यहां से तक इतनी दूरी तक इसका क्या, एस दूरी तक क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, मतलब इसका क्या हो गया, विस्थापन। तो यहाँ पे जो कोण होगा, मतलब थीटा कोण पर झुकी हुई थीटा कोण से मैं खींच रहा हूं, तो ये एस दूरी तक हो गया विस्थापन। तो जो एस होगा तब भी हम फोर्स इंक्लाइन रहता है, मतलब फोर्स तिरछा रहता है, तब हम उसके 2 घटक करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं आपको ध्यान देना, उसके 2 घटक करते, यहां भी वो थीटा कोण बनाएगा, उसे बोलेंगे एफ एस कॉस थीटा, उसको बोलेंगे अपन, ये एस के ही घटक कर रहा हूं मैंने, तो ये हो जाएगा एस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहीं से और यहां वर्टिकुलर हो जाए, वर्टिकल जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस
साइन थीटा। ये एफ के घटक कर रहा हूं मैं, एफ कॉस थीटा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, मतलब जो मैंने फोर्स एफ के है क्षैतिज दिशा में जो घटक करा वो है एफ कॉस थीटा, वही वर्टिकल दिशा में जो घटक करा वो है एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसी से एक बहुत अच्छा रिजल्ट बनता है कि वर्ग W बराबर होता है मेरे पास, सिंपल सा याद रखेंगे आप, W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। नोट डाउन करके लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। मतलब उसका आपको ये थीटा जो है, ये जो एंगल है, इससे हम डिसाइड करेंगे कि कार्य हमारा धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्यकार होगा। ये मैं आपको बड़ा अच्छे से समझाऊंगा, बस मौजूद रहिए। ठीक है, तो W बराबर हो गया मेरे पास क्या, एफ एस कॉस थीटा। तो इसी ये हो गया मेरे पास वर्ग बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। तो इसी से मेरी एक चीज बनती है क्या, एक बनता है धनात्मक कार्य। ये कार्य के अब टाइप पढ़ने वाले हैं हम। पहला मैंने बोला क्या, धनात्मक कार्य मतलब पॉजिटिव वर्क। तो धनात्मक कार्य क्या है, दिमाग में होगा कि धनात्मक कार्य क्या है। धनात्मक कार्य समझने के लिए कुछ नहीं है, बस इधर ध्यान दो, धनात्मक कार्य क्या है। जब किसी वस्तु को, मान लीजिए ये पृथ्वी, ये कोई सरफेस है, मतलब ये मैंने मान लिया कि ये अर्थ सरफेस है। जब किसी वस्तु को मैंने अर्थ सरफेस से उठा रहा हूं, या फिर किसी पिंड को जो है मैं अर्थ सरफेस से उठा रहा हूं, तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा, ध्यान देना कि जो मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा है, तब वो क्या होगा, धनात्मक होगा। कैसे समझेंगे आप लोग, मान लीजिए जो कोई वस्तु है, इसको मैंने यहां से फोर्स लगा के यहां उठा लिया। ठीक है, फोर्स लगा के मैंने यहां उठा लिया, तो मैंने मान ली फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में लगाया। वही वस्तु भी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एस ये एफ। मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, जब भी मेरी विस्थापन तथा लगाए गए फोर्स की डायरेक्शन मतलब दिशा एक होगी, तब मेरा कौन सा कार्य आने वाला है, धनात्मक कार्य आने वाला है। मतलब जब भी मेरी फोर्स तथा उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब उसका जो विस्थापन है, अगर उसकी दिशाएं जो है सेम डायरेक्शन में है, तो मेरे पास फोर्स कैसा आएगा, धनात्मक। प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं वर्क बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। अब ये दोनों जब सेम दिशा में चल रहा है, मतलब इनके बीच जो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों की एक डायरेक्शन ही है ना। और यहां अपन क्या रख देंगे, एंगल का मान 0 डिग्री। मतलब वर्क W बराबर हो जाएगा मेरे पास एफ एस इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो W बराबर हो जाएगा एफ एस। ये मेरे पास क्या आ गया है, पॉजिटिव वर्क। ये मेरे पास क्या आ गया है, पॉजिटिव वर्क। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाया है। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉजिटिव वर्क। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एक बार नहीं क्लियर होगा तो मैं फिर से बता देता हूं। जब किसी पिंड को मैं पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता हूं या किसी वस्तु को, तो मेरे द्वारा जो किया गया कार्य है वही क्या होगा, मेरे पास धनात्मक कार्य होगा। इस धनात्मक कार्य में क्या होता है, जो बल तथा विस्थापन है, इन दोनों की दिशाएं क्या होती है, सेम होती है। अब वहीं अगर मैं बोलूं आप लोगों से कि ऋणात्मक कार्य क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे क्या, सेकेंड क्या आ जाएगा मेरे पास, ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य क्या होगा, जब सिंपल सा याद रखेंगे, जब फोर्स तथा डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स तथा जो विस्थापन है उन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो जाए, तो जो कार्य होगा मेरे पास, तो वस्तु द्वारा जो कार्य करेगी वस्तु को कौन सा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। कैसे, चलो इसको भी हम समझेंगे, डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे। मान लीजिए ये कोई, यही सिंपल सी ये कोई वस्तु है, इसको मैं तो ये कोई वस्तु है, इसको मैं जनरली उठा रहा हूं पृथ्वी की सरफेस से। ठीक है, तो यहां से मैंने यहां तक इसे उठा लिया, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि मैंने उठाया मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हुआ। लेकिन वहीं मैं बोलता हूं आपसे कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इस पे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल इधर लगेगा, तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा इस वस्तु पे किया गया कार्य वो क्या होगा, ऋणात्मक। कैसे, अब मेरे को जानता हूं कि यहाँ क्या गुरुत्वाकर्षण बल मतलब गुरुत्वीय बल लग रहा होगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल लग रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, तो गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा होगा, तो मेरे जो कि मैं जानता हूं W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। W बराबर क्या होता है मेरे पास, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ का की डायरेक्शन इधर है, तो हो जाएगा एफ डॉट एस कॉस थीटा। अब मेरे को दिख रहा फोर्स में डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में हुआ, मतलब विस्थापन जो है इस डायरेक्शन में हुआ है,
तो ये इन दोनों के बीच जो और गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य जनरली मुझे फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 180 डिग्री। समझ रहे होंगे आई थिंक, कहीं नहीं आपको ऐसा डिटेल में बताया होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं, बस बने रहिए, ठीक है। तो एफ एस कॉस 180 डिग्री, चूंकि हम जानते हैं कॉस 180 का मान क्या होता है, क्या होता है, -1। कॉस 180 का डिग्री का मान -1 होता है, इसलिए माइनस एफ एस हो जाता है, इसलिए जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। तो ऋणात्मक कार्य का आपको एग्जांपल मैंने क्या बताया, ऋणात्मक कार्य का एग्जांपल ये बताया जब किसी वस्तु को मैं पृथ्वी से उठाता हूं तो जो अपना गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल द्वारा जो किया गया कार्य वो कौन सा कार्य होगा, वो होगा मेरे पास ऋणात्मक कार्य। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में आते हैं अपन, एक और कार्य होता है हमारे पास, वो होता है शून्य कार्य। एक तीसरा टाइप का मेरे पास कार्य है, वो क्या है, शून्य कार्य में क्या हो, मतलब जीरो वर्ग। ये किस कंडीशन में, मतलब जो मेरा वर्ग किस कंडीशन में जीरो हो जाए, समझने वाली बात ये है कि जो मेरा फोर्स है वो किस कंडीशन में जीरो हो जाए। तो वर्ग किस कंडीशन में जीरो होगा, अगर मैं यहाँ थीटा का मान कितना हो जाए मेरा 90 डिग्री, तो किस कंडीशन में होगा थीटा का मान 90 डिग्री, जब आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पे जो कूली है, प्लेटफॉर्म पे जो कूली है अगर अपने सर पर कोई भी बोझ रख लेता है तो वो कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य नहीं करता, तो वहां पर जो कार्य आता है मेरा वो क्या रहता है, शून्य कार्य आता है। मतलब जो कूली वाला एग्जांपल है वो किसमें अपन को पढ़ना है, कूली द्वारा किया गया कार्य शून्य कार्य होता है। कैसे, क्योंकि जब कूली जो है सिर पर बोझ लाद लेता है तो कोई वो कार्य नहीं कर, कार्य मतलब उससे कोई विस्थापन ही नहीं होता, मतलब कोई सी वो खड़ा रहेगा भैया, खड़े खड़े भले थक क्यों नहीं जा, वो कोई कार्य ही नहीं करेगा, मतलब उसके द्वारा कोई विस्थापन ही नहीं होगा। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो किया गया कार्य क्या, अगर मेरा पास, चूंकि मैं जानता हूं W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, अगर वो मेरे पास कोई एस मतलब विस्थापन ही नहीं होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, मेरे पास जीरो होगा। आई थिंक कार्य वाला समझ में आ गया। कार्य का जितना भी मैंने आपको यूनिट से लेके सब चीज बताई है, इंपॉर्टेंट है कार्य का, तो यहाँ पर कार्य का अपन एंड होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्या, शक्ति। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अपन, शक्ति। सो जान नॉर्मली शक्ति क्या होता है, नॉर्मली जो है शक्ति होता क्या, तो पावर, शक्ति को बोलते हैं पावर पी। कार्य के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं क्या, शक्ति। तो शक्ति मतलब पावर, शक्ति बराबर होता है कि कार्य में परिवर्तन की दर। और आपको मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया हूं कि जब भी परिवर्तन की दर आ जाए मतलब किससे भाग करूंगा मैं, टाइम से। तो कार्य मतलब W बटे T, मतलब ये हो जाएगा कार्य बटे समय, कार्य बटे समय जो मेरे पास क्या हो जाएगा, शक्ति हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक, मात्रक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मात्रक होगा कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा मेरे पास जूल, और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, या एक और मात्रक होता है या अपन बोलते हैं इसे वॉट। तो इंपॉर्टेंट मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके लिख लीजिएगा कि शक्ति का जो मात्रक है वो कौन सा है, वॉट। अब कुछ इसके मात्रक और हैं जैसे अपने को याद रहना चाहिए, जैसे कि मैं देखता हूं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो हमें याद रखना है 1 हॉर्स पावर में एक अश्व शक्ति, 1 अश्व शक्ति लिख सकते हो आप, 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो 1 अश्व शक्ति में वाट होते हैं कितने, 746 वाट, इंपॉर्टेंट वाट है। और दूसरा हो जाएगा 1 किलोवाट, किलोवाट इंटू घंटा, 1 किलोवाट इंटू घंटा इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 किलोवाट इंटू घंटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास 3.6 इंटू 10 पावर 6, 3.6 इंटू 10 पावर 6 मेरे पास क्या होता है जूल, 3.6 इंटू 10 पावर 6 क्या होता है, जूल होता है। याद रखेंगे हम 1 किलोवाट इंटू घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है, क्या होता है 10 पावर 6 जूल होता है। वहीं अगर इसे मैं बोलूं तो ये हो जाएगा 3.6, 10 पावर 6 को हमेशा हम बोलते हैं मेगा, क्या होता है ये 10 पावर 6 क्या होता है मेगा।
तो 3.6 हो जाता है मेगा जूल। 3.6 क्या हो जाता है मेगा जूल। और वहीं अगर उसके बाद में वो मेगा वाट हो जाएगा, किलोवाट इंटू 10⁻3। उसके बाद में अगर मैं देखूं 1 किलोवाट इंटू घंटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो गया। उसके अंदर 3.6 मेगा जूल हो गया। और वहीं ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁵ जूल। मतलब ये कहां से आया, ये भी एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में पूछा जाता है ये कहां से आया। मैंने नॉर्मली इस दशमलव को हटा दिया। मैंने क्या करा, नॉर्मली इस दशमलव को हटा दिया, तो मतलब 36 दशमलव का एक बाकी अंकों किसमें लगाता हूं इंटू 10⁻6, तो ये इससे ये कट जाता है 5, तो 36 इंटू 10⁻6 जूल बच जाता है। तो जनरली मैंने ये शक्ति के आपको और भी मात्रक बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें अपने को क्या इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट, एक तो ये अश्व शक्ति वाला और एक ये किलोवाट इंटू घंटा वाला। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखते हैं शक्ति के बाद में अपने पास आती है ऊर्जा। शक्ति के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में क्या, ऊर्जा। शक्ति के बाद क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ऊर्जा मतलब एनर्जी। एनर्जी को क्या डिफाइन करेंगे, किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य की जो क्षमता है, मतलब कार्य कर, सिंपल सा याद रखिए, कार्य करने की जो कैपेसिटी है किसी भी वस्तु द्वारा, कार्य करने की जो कैपेसिटी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वही क्या कहलाएगी मेरी एनर्जी। मतलब कार्य करने की क्षमता जो होती है किसी वस्तु द्वारा, वही मेरे पास क्या होती है, एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता जो है वही उसकी क्या कहलाएगी, एनर्जी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एनर्जी के अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब पहला अपने को याद रखना है सिंपल सा, एनर्जी में पहली जो होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक दो प्रकार की ऊर्जा बताऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है क्या, गतिज ऊर्जा। दूसरा मेरे पास क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा। एक होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा जो होती है, सिंपल सा याद रखेंगे, किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब गति हो रही है तो सिंपल सा उसमें क्या आएगा, वेग भी आएगा। वेग होगा तभी तो उसमें गति होगी। तो सिंपल सा गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा के ही बराबर होता है 1/2 mv², 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा, अभी गतिज ऊर्जा के जनरली एग्जांपल हम समझेंगे, अभी हम सिर्फ गतिज ऊर्जा को पढ़ने वाले हैं। तो गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास क्या, 1/2 mv²। तो यहां हो गया 1/2 m द्रव्यमान इंटू यहां क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, तो mv² हो गया। अब यहां क्या होता है, चार रिजल्ट होते हैं। पहला पॉइंट क्या, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर मैंने, सिंपल याद रखिए, द्रव्यमान अगर मैंने दुगना कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोल रहा हूं मैं, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर मैंने दुगना कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, भैया ये भी याद रखना है कि दुगनी हो जाएगी। कैसे, क्योंकि यहां द्रव्यमान m आ रहा है, अगर वहीं मैंने यहां 2m कर दिया तो मेरी गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी चूंकि जानता हूं 1/2 mv² होता है। अब मैंने अगर द्रव्यमान को m की जगह क्या कर दिया, 1/2m कर दिया, तो ये 2 आ गया, 2m। मतलब m की जगह मैं क्या कर रहा हूं, 2m कर रहा हूं। तो यहां हो गया 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/2 mv²। ये मतलब गतिज ऊर्जा मेरे पास क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं, द्रव्यमान को मैंने क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है। उसके बाद में अगर द्रव्यमान को आधा कर दिया, सिंपल से याद रखेंगे, अगर अगला पॉइंट तीसरा मैं बोल रहा हूं, अगर मैंने द्रव्यमान को आधा कर दिया, अगर मैंने द्रव्यमान को आधा कर दिया तो मेरी जो गतिज ऊर्जा है वो भी कितनी हो जाएगी, जनरली आधी हो जाएगी। जनरली कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। उसके बाद में आगे देखता हूं मैं, अगर मैंने जो है वेग, अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, द्रव्यमान को आधा कर दिया तो गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। वहीं अगर अब मैं बोलता हूं क्या, अब मैं बोल रहा हूं क्या, देखेंगे सब इधर, वेग। क्या बोल रहा हूं मैं, वेग। अगर मैंने तीसरा पॉइंट यह है कि अगर मैंने किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया,
वेग दुगना कर दिया तो जो गतिज ऊर्जा है भैया वो कितने टाइम से जाएगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी मेरे पास कितने, चलो हमने फाइंड आउट करते हैं कितने टाइम्स होगी, क्योंकि 1/2 m v स्क्वायर होता है। अब v बराबर यहां मैंने क्या किया 2v कर दिया, तो 1/2 m इसकी जगह कर दिया 2v का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू 4v स्क्वायर हो गया, मतलब 4 इंटू 1/2 m v स्क्वायर हो गया। मतलब सिंपल सा है, मेरी जो गतिज ऊर्जा है वो कितने गुना हो रही है, 4 गुना हो रही। मतलब अगर किसी वस्तु का मैंने वेग अगर दुगुना कर दिया तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखता हूं, उसके बाद अगर मैंने किसी वस्तु का चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या बोलता है मेरे पास, चौथा पॉइंट ये बोलता है यदि किसी वस्तु का वेग मैंने आधा कर दिया, वेग मैंने आधा कर दिया, तो सिंपल सा पॉइंट है कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है, उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी। अगर मैंने यहां वेग को v/2 लिख दिया हूं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv स्क्वायर होता है, तो क्या हो रहा है 1/2 m इंटू v/2 का स्क्वायर, तो 1/2 m इंटू v स्क्वायर बाई 4, मतलब 1/2 mv स्क्वायर, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/4 गुना हो जाएगी। ये जो 4 रिजल्ट लिखवाए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 रिजल्ट मैंने बताए हैं आपको गतिज ऊर्जा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर एग्जांपल क्या है, सब नॉर्मली हर बंदा, हर लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को क्रिकेट का तो शौक होता ही है, तो इसमें जो गेंद अपनी जिस स्पीड से आती है तो गतिज ऊर्जा के कारण ही वो अपने क्या, ये 3 जो विकेट रहते हैं, जो 3 जो विकेट रहते हैं इसको हिट करती है। जो बॉल है ये भी गतिज ऊर्जा के कारण ही जो है भैया बॉल जो है इन तीनों विकेटों को क्या हिट करती है। उसके बाद में अगर अब आ गया गतिज ऊर्जा में नॉर्मली इतना ही था जो कि इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में आती है अपने पास ऊर्जा में सेकेंड टाइप में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना बिल्कुल। स्थितिज ऊर्जा के क्या इंपॉर्टेंट है, स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर, देखो स्थितिज ऊर्जा बराबर में को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा को बोलते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है मेरे पास mgh। मतलब किसी, मैंने स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या बताई थी, किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो इसमें मतलब स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा, उसको डिनोट करेंगे mgh, mgh होता है। तो मतलब कहीं पर भी जैसे आप क्या होता है बांध में, एग्जांपल एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में पूछा ही गया है कि बांध में जो पानी रुका होता है, बांध में जो पानी रुका होता है, बांध में जो पानी रुका होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो बांध मतलब एक प्रकार से हम जब भी बांध बनाते हैं तो एक हाइट पे बनाते हैं, मतलब कभी भी समतल पे नहीं बनाते, उसको पहाड़ी क्षेत्र में एक प्रकार से हाइट पे बनाते हैं। तो वहां पे क्या आ रही है, हाइट, मतलब तभी वहां क्या हो रही है, स्थितिज ऊर्जा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा बोलता है मेरे पास बांध में पानी। उसके बाद बोलता है बिल्डिंग पे अगर कहीं कोई सी बिल्डिंग पे अगर मैंने पत्थर रख दिया, कोई सी बिल्डिंग है अगर उसमें मैंने पत्थर रख दिया ऊपर छत पर, कहां बिल्डिंग में नहीं, छत पर अगर पत्थर रख दिया तो कौन सी ऊर्जा आएगी उसमें, तो भी वहां क्या आएगी, स्थितिज ऊर्जा ही आने वाली। क्यों, अभी मैंने लॉजिक बताया इसके पीछे, जनरली मैं आपको लॉजिक बताता चल रहा हूं। क्या लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक सिंपल सा है कि जो बिल्डिंग पे पत्थर, तो बिल्डिंग के छत पर अगर पत्थर रख रहा हूं मैं तो वहां हाइट तो होगी, तो मतलब सीधा सीधा वहां भी एच आ रहा है, तो मतलब क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा आने वाली है। और दो एग्जांपल हो रहे, एक हो तनी हुई कमान, तनी हुई कमान, तनी हुई कमान में भी कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा। और फोर्थ है दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग, दबी हुई स्प्रिंग में भी कौन सी ऊर्जा आने वाली है, स्थितिज ऊर्जा। आई थिंक समझ क्लियर हो रहा होगा आपको। मैंने जो स्थितिज ऊर्जा के चारों एग्जांपल बताए आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, स्थितिज ऊर्जा के मैंने जो चारों एग्जांपल बताया विथ लॉजिक बताया। यहां पर भी आपको हाइट देखने को मिले, मतलब वहां पर क्या होगी मेरे पास स्थितिज ऊर्जा, और यहां पर भी मेरे को वेग देखने को मिले, मतलब वेग मतलब वेलोसिटी देखने को मिले, तो वहां पर मेरे पास क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो ये स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा यहां पर एंड होती है। उसके बाद बहुत अच्छी एक चीज आती है, ऊर्जा से ही एक चीज बना है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम।
ऊर्जा से ही क्या बना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत गर्मी है यहाँ स्टूडियो में, ठीक है, तो मैं इस गर्मी के बीच आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी समझना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है यहाँ पर। सो कहीं आइट साइड नहीं देखना, सिर्फ बोर्ड पर बने रहना है मेरे साथ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या होता है भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऊर्जा संरक्षण का नियम। सिंपल सा याद रखना, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। सभी लोग इधर देखेंगे, कहीं आइट साइड नहीं देखेंगे। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। मैं क्या बोल रहा हूं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं फिर से दोहराऊंगा अपनी बात कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तित कर सकते हैं। यही जो क्या है भैया, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। मतलब उसमें जो मैं ऊर्जा का संरक्षण मतलब ऊर्जा नियत रहेगी। ऊर्जा कौन कौन सी नियत रहेगी, 1/2 mv²। क्या होगी ये, बताओ बताओ, अरे गतिज ऊर्जा प्लस mgh, क्या है ये, स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक। मतलब क्या हो रही है मेरे पास, ये चीज क्या हो रही है, कांस्टेंट है भैया, कि उसकी स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहेगी, नियत रहेगी। अब कैसे सर, आपने तो बोल दिया, हमें नहीं समझ में आया। अरे देखो मैं बताता हूं कैसे। जब किसी पिंड को मैं, समझना ध्यान से, जब किसी पिंड को मैं, पिंड या वस्तु, जब किसी पिंड को मैं एक हाइट, मतलब एक हाइट है यहां से यहां फेंक रहा, मतलब ये पिंड रखा है मेरे पास, ये कोई वस्तु है, ये वस्तु रखी है। जब किसी वस्तु को किसी हाइट पे रखी है, जब ऊपर से मैं नीचे फेंक रहा हूं, नीचे फेंक रहा हूं, तो समझना ऊपर से। अब मेरे को बताओ, यदि कोई वस्तु किसी हाइट पे रखी तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल सही है, उसके पास कौन सी ऊर्जा आने वाली है, स्थितिज ऊर्जा आने वाली है। कि उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। और भाई तो ऊपर स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जैसे ही वो पिंड नीचे गिरता जाएगा, मतलब यहां आया यहां आया यहां आया, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसमें, यहां जैसे नीचे आ रहा, मतलब उसमें क्या आने वाला है, वेग। समझ रहे होंगे आई थिंक, उसमें क्या आने वाला है, जैसे ही नीचे आ रहा उसमें वेग आने वाला है। तो इसीलिए जैसे जैसे नीचे आएगा वो, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा वो किसमें बदलने वाली है, गतिज ऊर्जा में। तो मतलब ऊर्जा की हानि हुई क्या, नहीं, ऊर्जा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही मैं इसको प्रूव किया। वही अगर मैं किसी पिंड को, नॉर्मली ये पिंड है, इसको ऊपर फेंकना है मेरे को, यहां यदि किसी पिंड या किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं, तो नीचे है, जैसे जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, मतलब इसमें वेलोसिटी होगी, मतलब इसके पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी होती है, तो क्या होती है, गतिज ऊर्जा। सही कह रहा हो बिल्कुल, इसके पास क्या होने वाली है, गतिज ऊर्जा। तो इसकी जैसे ही फेंकता हूं तो इसकी जो गतिज ऊर्जा धीरे धीरे जाएगा भैया, एक हाइट पे जाएगा। तो मैंने जब भी बताया था, यहां पर भी हाइट होगी, वहां क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ रहा होगा। तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा, यहां पर क्या बोलने वाला हूं मैं, क्या, कि जो गतिज ऊर्जा वो किस में बदल गई भैया, स्थितिज ऊर्जा में। मतलब सिंपल सा बोलूं मैं कि ऊर्जा का कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, ऊर्जा जो है कांस्टेंट ही है। तो ये जो है भैया कौन सा नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो कृपया लाइक करो। उसके बाद आता है आपको आइंस्टीन भाई साहब की क्वेश्चन बताता हूं। किसका, आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन ने क्या बोला, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है। नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं, क्या नेक्स्ट है, आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण। क्या बोलता है आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण, ये जो बोलता है कि E बराबर आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण क्या बोलता है, E बराबर होता है, सॉरी पेन डार्क करना पड़ेगा, E बराबर होता है मेरे पास mc²। मतलब आइंस्टीन समीकरण ये बोलता है, आइंस्टीन भाई साहब ने हमसे ये बोला था कि प्रत्येक पदार्थ जो भी, प्रत्येक एलिमेंट मतलब एवरी एलिमेंट, मतलब प्रत्येक पदार्थ पर जो है ऊर्जा होती है। प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा तो होती है, लेकिन किसके कारण होती है, उसके
द्रव्यमान क्या कारण होती है, मतलब आइंस्टीन ऊर्जा समीकरण ने सिंपल सा अपने को ये बोला कि प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा उसके द्रव्यमान के कारण होती है, अतः ऊर्जा को द्रव्यमान में तथा द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित हम कर सकते हैं। तो E बराबर होता है mc स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है E बराबर mc स्क्वायर, वो बोलेगा आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण बताओ, ऑप्शन में ये दिएगा, आपको क्या टिक लगाना है, ये 1 नंबर पा जाओगे। क्या नंबर पा जाओगे, 1 नंबर। E बराबर mc स्क्वायर हो रहा है वह C बराबर होता है प्रकाश की चाल। ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं। तो प्रकाश की चाल होती है C बराबर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में ये दो चीज और इस चैप्टर में बची हुई है, ये आप क्या समझेंगे हम कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। तो ऊर्जा के मेनली 2 स्रोत होते हैं, एक होता है नवीनीकरण और दूसरा होता है अनवीनीकरण। नवीनीकरण स्रोत वह स्रोत होते हैं जो कि प्रकृति से हमें मिलते हैं, मतलब प्रकृति से ऊर्जा मिलती है। तो प्रकृति जैसे हमारी क्या हो गई, हाइड्रो पावर प्लांट होगा, जैसे हाइड्रो मतलब जल से जो विद्युत बन रही है, उसके बाद में दूसरी हमारे पास वायु से जो बन रही है। तो ये सब जो चीजें आती है वो किसमें आती है, नवीनीकरण ऊर्जा में। और अनवीनीकरण ऊर्जा में क्या आती है, जैसे अपने पास सिंपल सा हो गया प्राकृतिक गैस, मतलब ये असीमित नहीं है, इनका कुछ दायरा है, कुछ ही टाइम तक वैलिड है। उसके बाद में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला, क्या कोयला याद रखेंगे, क्या कोयला भी जो है भैया अनवीनीकरण स्रोत है ऊर्जा का, मतलब ये नष्ट हो जाएंगे लेकिन ये जो है कभी भी नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर हमने ये वाला चैप्टर जो है लगभग पूरा खत्म कर लिया। हर एक क्वेश्चन मैंने बताया हूं इस चैप्टर से। यहां तक है मेरा मानना है कि इस चैप्टर से अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं आखिरी तक तो इससे आपको नॉर्मली क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जो भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।